करंट एंड कंडक्टर्स। और बाद में आप देखेंगे कि इनका जो रिलेशनशिप जो है वो फील्ड्स के साथ कैसे है, और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी जाएंगे। और इसके बाद एक चैप्टर आता है डायलैक्ट्रिक्स वाला। वैसे मेरे ख्याल में थोड़ी सी तरतीब इसकी वो पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जो तरतीब बुक में चल रही है मैं उसी के मुताबिक ही चल रहा हूँ। और डायलैक्ट्रिक्स पर अगला सिक्स चैप्टर है, उसमें फिर कैपेसिटर्स भी हैं और साथ डायलैक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी चीज़ को रखें तो उसका आपस में क्या रिस्पांस देता है डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड को, वो चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। पहले मैं करने लगा था चेंज किसको पहले, फिर मैं जब बुक की जो तरतीब है उसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। The unit of current is ampere, defined as rate of movement of charge passing a given reference point or crossing a given reference plane. I is equal to dq divided by dt. Current is defined as the motion of positive charges, although conduction in metals takes place through the motion of electrons. इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो कन्वेंशनल जो करंट है बेसिकली दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन कन्वेंशन यही है कि हम पॉजिटिव चार्ज पे जो है रेफरेंस लेते हैं, तो पॉजिटिव की जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन हम लेते हैं और उसी को हम करंट की डायरेक्शन देंगे। A new quantity, current density is defined. It's measured in amperes per square. तीन किस्म की करंट डेंसिटी में बच्चों आप पढ़ेंगे, कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तीन किस्म की करंट डेंसिटीज हमने डिफाइन करनी है। मे भी दो तो इस चैप्टर में कर लेंगे और एक शायद हम जो है ना वो हम शायद जो है ना अगले किसी चैप्टर में जाकर शायद 10वें चैप्टर में जाकर करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है 10th चैप्टर के अंदर। क्या होती हैं अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। The increment of current delta I crossing an incremental surface delta S normal to the current density is I is equal to J sub n into delta S, normal direction, the normal component. So if the current density is not perpendicular to the surface तो फिर हम delta I is equal to J dot delta S लेंगे। और थ्रू द इंटायर सरफेस जो है जितनी भी सरफेस में से जो करंट गुजर रही है तो करना है तो आप इसको जो है फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट आपके पास आ जाएगी J डॉट डी एस इंटीग्रेटेड ओवर द इंटायर सरफेस। ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये ओपन सरफेस है। ओके। करंट डेंसिटी में भी रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट, हम उससे रिलेट कर सकते हैं उसको। देखें बच्चे कि आपके पास ये डेल्टा क्यू चार्ज है, किसके बराबर होगा? ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका ये देखें क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस है, लेंथ इसकी डेल्टा एल है, तो वॉल्यूम कितना होगा? डेल्टा एल इंटू डेल्टा एस, ये एरिया टाइम्स लेंथ, दिस विल बी द डेल्टा वी के बराबर होगा ये। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू दिस थिंग। तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी जो है या ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, इसमें से कितना, इस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज गुजरता है वो आप निकाल सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू is equal to rho v delta s delta l moves along the x axis, ये x axis के along move कर रहा है। In the time interval delta t, the element of charge has moved a distance delta x, तो delta t टाइम के अंदर इसने जो distance travel किया है वो delta x के बराबर है। So the charge moving through a reference plane perpendicular to the direction of motion is, तो कितना चार्ज होगा? delta q is equal to जो चार्ज उसमें से मूव किया है डेल्टा एस लेंथ में जब इसकी मोशन हुई है तो रो वी डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से आप जो है ना वो अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें इस डेल्टा क्यू को, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा आई मिल जाएगा आपको, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी रो वी डेल्टा एस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी बच्चों क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे आप वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। So the limit of moving charge with respect to time is delta I is equal to rho sub v delta s into v sub x, क्योंकि x डायरेक्शन के along मोशन है तो वेलोसिटी के along x एक्सिस। So in terms of current density आप डेल्टा s से डिवाइड कर दें दोनों तरफ,
So delta I over delta S क्या होगा? This will be the current density along x-axis. So J sub x, component of the current density in the x direction, is equal to rho sub V times V sub x. तो J किसके बराबर है? Rho sub V into V. J is equal to rho sub V into V. तो ये आपके पास ये वाली ये जो current density आपके पास आती है, which is due to the motion of the charges in the volume, entire volume, इसको हम convection current density कहेंगे. The last result shows clearly that charge in motion constitutes a current. We name it here at convection current. जब भी velocity की form में आएगी ना, J is equal to rho V into V, velocity. ये the volumetric charge density into velocity. So this is called the convection current density. एक और होती है जो मशहूर है conduction current density, उसको sigma times E कहते हैं. J is equal to sigma is the conductivity and E is the electric field. वो आगे चल के हम उसको भी इंशाल्लाह हम entertain करेंगे. Okay, so continuity of current, law of conservation of charge. हम जब भी systems को मॉडल करते हैं, बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं. तो हमारे पास ना चंद एक लॉज हैं कंजर्वेशन के जिनको हम इस्तेमाल करते हैं. अगर आप उनको याद रख लें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है. इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हमारे पास. एक मैं टर्म डिफाइन करने लगा जो हर किसी के साथ लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, दैट इज द मैस कंटिन्यूटी इक्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, दैट इज द मोमेंटम कंटिन्यूटी इक्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहते हैं एनर्जी कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो यहाँ पे हम किसको कहेंगे? दिस इज द चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन, या करंट, इसको करंट जो है कंटिन्यूटी ऑफ करंट या करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन कहेंगे जो हमारे पास आएगी. तो ये बात याद रखेंगे, जहाँ भी कंजर्वेशन लॉज आते हैं तो वहाँ उन इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन हम कहते हैं. तो यहाँ भी हम इसी तरह कंटिन्यूटी ऑफ करंट डिफाइन करते हैं, या कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज भी कहता हूँ मैं इसको अक्सर कहा, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में आप कहते हैं कि मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंड सो ऑन, in the absence of external agents. But equal amounts of positive and negative charge may be simultaneously created by separation of destroyed or destroyed by recombination. हाँ, ये बात याद रखिएगा कि चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. आप ये कर सकते हैं कि इनको अलग-अलग कर सकते हैं. जब भी आपके पास कोई भी मेटल होगी, जब भी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंडक्टर्स. तो उसमें आप चार्ज कहीं बाहर से नहीं लाते, आप वहीं से चार्ज होता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं. ओवरऑल न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव अलहदा हो जाएंगे, नेगेटिव अलहदा हो जाएंगे. आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड बाय डिग्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और परहैप्स एन इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज विद एन क्लोज सरफेस. ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे. ये I इज इक्वल टू क्लोज सरफेस में J डॉट ds के बराबर होता है. I इज इक्वल टू थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू J डॉट ds. An outward flow of positive charge must be balanced by degrees of positive charge. जहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा within the closed surface. So if the charge inside the closed surface is denoted by Q sub I, then the rate of decrease is dqi by dt minus dqi by dt. क्योंकि उससे जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव का साइन लगा दिया. एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिक्वायर्स दैट कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds is equal to minus dqi over dt. This is the integral form of the continuity equation. This is the integral form of the continuity. इसको हम जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, अभी हम चेंज भी करेंगे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे. ये बच्चे ये वाला जो इंटीग्रल है, ये वाला ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है. एक थ्योरम पढ़ाया था चैप्टर 1 में, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम. कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल? हाँ, कर सकते हैं. किससे कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चे? हम इसको जो है ना वो इसको कन्वर्ट करेंगे थ्रू गॉसेस थ्योरम कि J डॉट ds the closed surface is equal to del dot J dv. We next
represent q sub I by the volume integral of rho. अब चार्ज जो है, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दें। अब जो पिछले पेज पे जो एक आखिरी इक्वेशन थी बच्चों, ये वाली, इसको हम भी वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और बच्चे इसको भी हम वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल रो ऑफ डी वी। यहाँ एक बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का, वो मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ बच्चों। ये देखें, ये जहाँ कर्सर चल रहा है, चार्ज डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अगर मैं वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दूं और फिर लिमिट्स पुट कर दूं, तो मेरे पास जो स्पेस डिपेंडेंस होगी वो खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी बाकी बचेगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। तो फिर मैं यहाँ पे इसलिए टोटल डेरिवेटिव डी बाई डी टी लिख रहा हूँ। अगर ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से पहले मैं डेरिवेटिव लेना चाहूंगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये फंक्शन पोजीशन का भी होगा और टाइम का भी होगा। तो उस वक्त अगर मैं ये इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, इसको ऑपरेट करता हूँ, फिर पार्शियल पे पार्शियल टी हम लिखेंगे। लिहाजा ये वाला मैंने किया है कि आप चूंकि वॉल्यूम के अंदर ले गए हैं इसको, अभी आपने वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्युएट नहीं किया, स्पेस डिपेंडेंस खत्म नहीं की, लिहाजा ये पार्शियल रो बी और पार्शियल टी यहाँ लिखेंगे। अब बच्चे वो पुरानी स्टोरी है कि इसको उठा के इधर ले आए, एक ही वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे प्लस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी और डी वी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आफ्टर इंटीग्रेटिंग ओवर आर्बिट्रेरी वॉल्यूम आपके पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये हो सकता है कि आपका एंटीग्रैंड जो है ना वो 0 के बराबर, एंटीग्रैंड शुड बी इक्वल टू 0। सो माय किड्स, डेल डॉट जे is equal to minus partial rho v over partial t. This is called the point form of continuity equation or differential form of continuity equation. जितनी भी differential form है उनको हम point form कहते हैं। क्यों, मैंने बताया था किसी क्लास में, आपने पूछा था, पता नहीं फिजिक्स के बच्चों ने पूछा था कि point form क्यों कहते हैं हम इसको। So at a point values define होती हैं। सर वो लिमिट 0 तक हम लेते हैं तो हाँ, पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं आपको बताया था, वेरी गुड बच्चे, पॉइंट याद रखने हैं। यही चीज जो है ना आपको नॉलेज बनाती है और आपको मुमताज करती है बाकी स्टूडेंट से, कि आप क्रिटिकल चीजों को सोचते हैं। यहाँ तक एवरीवन इज विद मी? यस सर। सर ये पार्शियल वाला पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर दें। ये वाला बच्चे दोबारा ये देखेंगे बेटा जी, ये डी बाई डी टी लिखा हुआ है। देखें, जब ये मैं इंटीग्रल एवेल्यूएट कर लेता हूँ कोई, ये इंटीग्रल स्पेस के ऊपर है, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, जिस लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल, स्पेस इंटीग्रल है, स्पेस के वेरिएबल्स के ऊपर होते हैं। तो जब हम इसको एवेल्यूएट कर लेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, तो जो कुछ भी आंसर आएगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। लेकिन अगर मैं इसको डी बाई डी टी को अंदर ले जाऊं और इंटीग्रल एवेल्यूएट करने से पहले टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा, तो क्या होगा, उस वक्त तक अभी ये स्पेस पे भी डिपेंडेंट होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पार्शियल पे पार्शियल टी लिखूंगा इसको। ठीक है बच्चों, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है। सो डेल डॉट जे प्लस पार्शियल रो वी बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन कह लें आप इसको, करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन कह लें, ठीक है, या चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह लें, ठीक है। ये मैं अब किसी वक्त भी पूछ सकता हूँ चलते फिरते भी, अभी 6 हफ्ते आपने यहाँ गुजारने हमारे साथ आके, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछूंगा क्लास में, इन पर्सन क्लास के अंदर, तो उस वक्त आप लोगों ने जवाब दें। इस तरह मैं मेहनत के साथ जोर लगा के पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस तरह बच्चे मैंने पूछने नहीं आप लोगों से। ओके, ये एग्जांपल है इसकी कंटिन्यूटी ऑफ करंट की, ये बट इंटरेस्टिंग भी है। The current density is given by J is equal to 1 over R e raised to minus t a sub R ampere per meter square। तो आपने क्या करना है, आप डिफरेंट चीजें जो है ना इसकी बुनियाद पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चीजें आगे हमने कैलकुलेट भी की हुई हैं। तो अगर करंट डेंसिटी का बच्चों पता हो तो फिर आप जो है ना वो करंट तो निकाल ही सकते हैं, सिर्फ एरिया से मल्टीप्लाई करना है। टोटल आउटपुट करंट एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड r इज इक्वल टू 5 मीटर जो है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। r की वैल्यू बच्चों पुट कर दें, t की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आएगा, और जाहिर है r रेडियस 5 मीटर है, तो एरिया क्या होगा,
आपके पास कोई आपने वो स्फेरिकल सरफेस लेनी है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द स्फेरिकल सरफेस का जो है ना वो एरिया होता है, इसके बराबर होता है। सो आई इज इक्वल टू जे सब आर एस सब आर। एस सब आर इज द वो जो सरफेस रेडियल डायरेक्शन में फेस करती है करंट डेंसिटी जो है। तो ज़ाहिर रेडियल डायरेक्शन में करंट है, तो आपके पास सारे का सारा जो ये सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल होगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द एरिया, सरफेस एरिया 6 मीटर पे। इसमें एक इम्पोर्टेंट आगे हमने चीज़ देखनी है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड आर इज इक्वल टू 6 मीटर। ये पुट करेंगे तो 27.74 एम्पियर आती है। आपसे मैं क्वेश्चन है, आपसे आप में से किसी ने जवाब देना है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर बच्चे को जवाब दे देंगे। तो बच्चों देखें, करंट जो है जो पहले वाली सरफेस है उसमें से कम है, जो बाद वाली सरफेस उसमें से ज्यादा है। अगर इस रीजन में मैं डाइवर्जेंस कैलकुलेट करूंगा करंट डेंसिटी का, तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा सर। वहां से इसका मतलब है कि वहां पे कोई चीज जो है ना वो फूट रही है वहां से, है वहां से कोई चीज जो है ना वो स्प्रिंग आउट हो रही है। एग्रीड? यस तो सर। जहां से भी कोई नेट चीज निकल रही हो वहां पे डाइवर्जेंस बच्चों क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और जहां पे कोई चीज जो है ना सिंक हो रही हो, जहां पे कोई चीज जो है ना कम हो रही हो, इसका मतलब वहां पे कोई चीज जो है वो खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वहां पे आपका डाइवर्जेंस क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अगर ना खत्म हो रही हो, ना बढ़ रही हो, ना कम हो रही हो, तो फिर डाइवर्जेंस 0 के बराबर। ये में बच्चे ये दोनों जगहों पे आपने देख लिया कि आप r इज इक्वल टू 5 मीटर से r इज इक्वल टू 6 मीटर तक जाते हैं तो आपकी करंट बड़ी है। इसका मतलब ये होगा फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये बच्चे वो जो इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, पार्शियल रो v ओवर पार्शियल t विल बी इक्वल टू डेल डॉट j। डेल डॉट j बच्चे आपके पास लिखा हुआ है, आप इसको पुट करें, इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर e रेज़ टू माइनस t। तो आप देख रहे हैं नॉन डेल डॉट j नॉन जीरो है, नॉन जीरो है इसका मतलब है, और ये पॉजिटिव भी है। 1 ओवर r स्क्वायर 1 पॉजिटिव है, r स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और e पावर माइनस टी जो है ना ये भी पॉजिटिव ही होता है, या नेगेटिव नहीं होता। तो रो भी बच्चे कैसे मालूम करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट कर दें टाइम के ऊपर, दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लें, और दिस विल बी फंक्शन ऑफ k सब r। और when t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो रो ज़ाहिर जीरो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद देखें आपके पास, देखें when t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपके पास क्या करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, और आपके पास चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लें आप जो है ना, इसी क्वेश्चन से भी देख लें। और ये आप एक रो सब दी जो है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर e रेज़ टू माइनस t कूलम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज डेंसिटी का पता हो, करंट डेंसिटी का पता हो, तो क्या आप जहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हैं? आपने ये फार्मूला पढ़ा, इसे कन्वेक्शन करंट डेंसिटी आपने कहा था, तो उसमें वेलोसिटी किसके बराबर है, j ओवर रो v इज इक्वल टू r मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ रही है, तो इसी वजह से वो जो है ना वो डाइवर्जिंग वहां बढ़ रही थी। ओके, मेटालिक कंडक्टर्स, ये थोड़ा सा मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करूंगा मैं, और फिर मैं ये जो बैंड्स है ना ये आपको समझ में आएंगे। आपने बच्चों एफएससी में ये पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसको हम शेल्स कह लें या ऑर्बिट्स कह लें, उसके अंदर रहते हैं, और वो डिस्क्रीट है। एग्रीड? डिस्क्रीट शेल्स हैं हमारे पास। यस सर, बहुत एक के बाद दूसरा दरमियान में काफी डिस्टेंस होता है, फिर तीसरा दरमियान में काफी गैप है, फिर इसका चौथा एंड सो ऑन। तो ये डिस्क्रीट शेल्स हैं जिनमें रहते हैं। अब बड़े मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, ताकि आप चूंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो आपकी बात समझ में आ जाए। अब बच्चे जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड कंडक्टर इज सॉलिड, इसमें जो एटम्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं, ठीक है। तो एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट कर रहा होता है। जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड हैं वो न्यूक्लियस उनको तो करेगा इफेक्ट करेगा ही, और जो दूसरा जो पास पड़ा हुआ है ना, करीब एक एटम अगर करीब ले आए तो वो भी उसको इफेक्ट करता है। उसमें होता यह है कि अगर दो न्यूक्लियाई करीब करीब ले आए तो जो आपके पास एनर्जी लेवल जो आपके पास पहले एक न्यूक्लियस एक था, वो क्या होगा, वो स्प्लिट होकर दो बन जाएंगे आपके पास, ठीक है।
अब अगर 3 एटम्स करीब होंगे तो वो तीन 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 करीब करीब जो है 3 आपके पास शेल्स होंगे। और इस तरह अगर आपके पास जब आपके पास क्रिस्टल होता है, जैसे आपके पास सॉलिड है आपके पास, तो उसमें जब आप बहुत सारे एटम्स करीब करीब होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनके जो जो इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियाई का, वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है, तो आपके पास वो पूरा एक जो है ना बैंड बन जाता है उसका, ठीक है। उसमें जो आउटर मोस्ट होता है ना, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। और बाहर जब बिल्कुल जो है ना जहाँ पे एनर्जी लेवल, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते बाउंड स्टेट में, वहाँ फ्री स्टेट में होते हैं, तो वहाँ जो इस तरह जो बैंड बनता है ना उन सबका लेवल्स का, तो वो दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो बैंड्स होते हैं, हमारे पास वैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड होगा। अब उसमें अगर तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो कोई ना हो, साथ साथ मिले हुए हों, तो आमतौर पे वो कंडक्टर्स को के फॉर्म में इस तरह होता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो आगे पास जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। और ये जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं, उस केस में आपके पास एनर्जी गैप जो है ना बहुत थोड़ा सा होता है। तो आप थोड़ी सी भी थर्मल एजिटेशन से या किसी भी तरह आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जैसे आप रोशनी जो है ना वो शाइन करते हैं, तो उस वहाँ से जो एनर्जी मिलती है उससे भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब कंडक्शन बैंड में आप जो जो खास तौर पे हमारा जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एक सिंपल सी मैंने इसकी जो है ना वो बैकग्राउंड आपको बताई है, ताकि इस चीज़ को आप जो है ना वो समझ सकें। और द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, light or an electric field may raise the energy of the electrons of the valence band, and in sufficient amount they will be excited and jump to the energy gap into the conduction band. ये देख लें कंडक्टर्स के केस में बच्चे, ये आपके पास देखें ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी भी एनर्जी दे के आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ये देखिएगा इंसुलेटर्स में आप देखें एनर्जी गैप काफ़ी बड़ा है, तो आमतौर पे आपके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि आप यहाँ से इस जगह तक आप उनको जो है ना वो जंप करवा सकें। तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इंसुलेटर्स के अंदर फ्लो नहीं करती। ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें एनर्जी गैप क्योंकि थोड़ा होता है, तो आप थोड़ी सी एनर्जी दे के आप इनको जो है ना वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा सकते हैं। तो आपने चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है बच्चों, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उनमें आपके पास दो मटेरियल से कॉन्सेप्ट्स हैं, एन टाइप मटेरियल्स और पी टाइप मटेरियल्स। पढ़े हैं आपने बच्चों? यस सर। ओके। एन टाइप मटेरियल्स में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप मटेरियल में एक्सेस होल्स होते हैं जिनकी वजह से करंट होती है। लेकिन यहाँ हम चूंकि करंट के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल सारे मटेरियल्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सो मेटालिक कंडक्टर्स, सो फर्स्ट लेट्स कंसीडर द कंडक्टर। Here the valence electrons move under the influence of an electric field. An electron having a charge Q is equal to minus E will experience a force F is equal to minus E times capital E. Capital E is the electric field intensity. In the crystalline material, the progress of the electron is impeded by collisions with the lattice structure. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर्स के अक्रॉस, तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्या करेंगे वो वहाँ पे वो जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, जो रास्ते में जो आइटम्स आते हैं उनके साथ टकराएंगे, एंड ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज सून अटेन्ड। तो आपके पास वो टकरा के जो ओवरऑल वेलोसिटी बनेगी, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दिस वेलोसिटी इज टर्म्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज लीनियरली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द मोबिलिटी ऑफ द। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की किसी कंडक्टर्स के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा बच्चे, ये वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है और कुछ में आपके पास उनकी मोबिलिटी जो है ना वो कम होती है। तो बच्चे आपके पास अगर वेलोसिटी का पता हो और चार्ज डेंसिटी का पता हो, तो आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि J इज इक्वल टू रो इनटू V। वेलोसिटी का पता है, तो J इज इक्वल टू माइनस रो E। ये VD की जगह पे आप
न्यू ई इंटू ई लिखेंगे। और ये चीज जो है ना, चार्ज डेंसिटी टाइम्स मोबिलिटी जो है, एक नई टर्म बनती है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। सो J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E, दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट डेंसिटी। एक मैंने कन्वेक्शन करंट डेंसिटी आपको बच्चे बताई है, और ये दूसरी जो है ना, ये आपके पास ये कंडक्शन करंट डेंसिटी है। सो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस रो ई इंटू न्यू ई। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। इसका रेसिप्रोकल ना कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है पहले। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों? सो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस रो ई टाइम्स न्यू ई। तो ये आपके पास है ना एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर ली है, which is called the conduction current density। दो टर्म्स हैं आज के, मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। One is the convective current density and the second is the conduction current density। और अब आप you are able to establish the relationship between these two kinds of current densities। Any questions बच्चों? सर ये ओहम्स लॉ जो लिखा हुआ है ये बता दें कि ओहम्स लॉ के लिए किस तरह पॉइंट फॉर्म है। जी बच्चे, आपने जो पढ़ा है ना ओहम्स लॉ, वो आपने पढ़ा हुआ है उस फॉर्म में, क्या उसे कहते हैं, V is equal to IR, है ना? जी सर। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाली जो चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये वही उसी तरह, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये हम जो है ना वो किसी एक पॉइंट के ऊपर ये वैलिड होगी, उस तरह ओवरऑल नहीं। आप ओवरऑल तो करंट आप पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करके निकालेंगे ना। ये जो जे हम जो डिफाइन करते हैं, ये क्या था बच्चे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। और ये डी क्यू ओवर डी टी कब बनता है, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा क्यू भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो ये छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर है ये, तो इसलिए हम इसको पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ कहते हैं। सही। और एक चीज बच्चे, ये जितना देखे मैं आपको एस्टेब्लिश करता हूँ इनकी आपस में रिलेशनशिप। ये देखें, ये बच्चे क्या, करंट पर यूनिट एरिया है ना, जे जो है, ये गौर से सुनने वाली बात है, दिस द करंट पर यूनिट एरिया। ये V क्या होता है, E जो है, E, इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशनशिप है, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट DL, याद है? यस सर। यस सर। सो डेल्टा V ओवर डेल्टा L किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है ना। तो क्या होगा, वोल्ट आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसी है ना? यस सर। आप बच्चे देखें, गौर से देखिएगा, मैं इधर पोटेंशियल डिफरेंस इधर रहने देता हूं, ये लेंथ उठा के उधर ले जाऊंगा, लेंथ और एरिया यहां से आएगा, ये सिग्मा उधर जाके 1 ओवर सिग्मा ऊपर रेजिस्टिविटी बन जाएगी, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया क्या बनता है, ये रेजिस्टेंस की यही डेफिनेशन होती है ना आपके पास। सर रेजिस्टेंस को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना? तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो ये आप उसे निकाल सकते हैं, आप दोनों आपस में जो है ना इंटरचेंजेबल है, ठीक है। सो एनीवे दिस इज कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है बच्चे, मेरा ख्याल है आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, और इंशाल्लाह इसको आगे हम कंटिन्यू तो करेंगे। जो हम शेल्स की बात कर रहे थे कि दो आइटम्स करीब आते हैं तो शेल्स मर्ज हो जाते हैं। शेल्स जो है ना वो स्प्लिट हो जाते हैं, दो बन, एक एनर्जी लेवल के लिए दो एनर्जी लेवल हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीन जब होंगे तो आपके पास तीन एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे उसी स्टेज पे। अगर वो वैलेंस बैंड है तो उसमें तीन आपके पास एनर्जी लेवल्स होंगे। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा जब एटम्स करीब होते हैं तो क्या होता है, वो आपके पास पूरा एक बैंड बन जाता है उनका। जितने करीब एनर्जी लेवल्स होते हैं पूरा एक बैंड होता है वो, ठीक है बच्चे। जैसे वैलेंस बैंड हो गया, ऊपर से ऊपर वाला जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड होता है। Any other question? If no, then we will stop here. ठीक है, और इंशाल्लाह हम जो है ना अगली क्लास में व्हाट्सएप पे आपसे फिर राब्ते में रहूँगा। आपने ये ना फटाफट ये असाइनमेंट्स जमा करवानी है, असाइनमेंट्स जो है ना वो ज़रूरी हैं। मैंने उनसे, नुमान साहब हैं हमारे फैकल्टी मेंबर, उनसे मैंने कहा कि इनको साथ साथ चेक करके बच्चों को बताएं भी इनका क्या परफॉर्मेंस कैसी है इनमें। हम उसको नंबर भी रख लेंगे इंशाल्लाह। आपके जो सेशनल के जो मार्क्स है ना असाइनमेंट्स की बुनियाद पे भी देंगे, तो वक्त पे जमा करवानी है आप लोगों ने। जिस तरह मैंने देखा आप शौक से कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे जो क्वेश्चन नहीं आया था मेरे से, आपने पूछा था, तो इस तरह बच्चे मेरे से पूछते रहेंगे तो मुझे भी आइडिया होगा मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? जी ओके सर।
ओके किड्स, फिर अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। काफी ओके सर, अल्लाह